दोस्तों, एक फोन लखनऊ से बिहार में किया जाता है और जैसे ही उस फोन की घंटी बजती है तो उधर से एक व्यक्ति फोन को उठाता है और हेलो बोलता है कि तभी इधर से एक व्यक्ति कहता है, हेलो, मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, दादा से बात कराओ। वो कहता है कि कुछ समय तक इंतजार कीजिए, अभी फोन पर दादा आ जाएंगे। अब कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि फोन पर उधर से एक व्यक्ति हेलो बोलता है तो इधर से वो व्यक्ति कहता है कि मैं अशोक सिंह बोल रहा हूँ, दादा बोल रहे हैं आप? तो वो कहता है कि हाँ, मैं दादा बोल रहा हूँ, बताओ अशोक, क्या हाल चाल है? तो वो कहता है कि हाल चाल तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? आपने जो हथियार मुझे दिया था, जो गन मुझे दिया था, टेस्टिंग इतनी अच्छी थी कि ये कई बार में दुश्मन का खोपड़ी उड़ गया। और इतना सुनने के बाद सूरजभान हंसता है और कहता है कि मुझे पता था तुम बहुत जिगर वाले हो, तुम्हें ये सब चीज सीखने में कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। और इधर से अशोक सिंह कहता है कि दादा, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का बेसब्री से इंतजार है और वो दिन है 24 अक्टूबर का। तो उधर से हंसते हुए कहता है कि हाँ मेरे शेर, मुझे भी 24 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार है, और लेकिन इसमें अभी बहुत समय है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो घूमते हुए एक बार घर पर आओ। अशोक सिंह यानी श्री प्रकाश शुक्ला कहता है, ठीक है, अगर मौका लगता है तो दादा मैं जरूर आता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी आज की इतनी खतरनाक होगी जिसे आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी इतनी सटीक जानकारी किसी ने आपको दी होगी। तो इस खौफनाक कहानी सुनेंगे जिसमें पूर्वांचल के दो दिक्कत शेर आमने सामने रहते हैं और इस गोलीबारी का क्या अंजाम होगा ये सुनिएगा जरूर और कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज के ये जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम शुरू करें उससे पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों, हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। अब फोन पर वो बातचीत होने के बाद कुछ दिन बीतते हैं कि तभी 4 मई 1996 को एक फोन आता है श्री प्रकाश शुक्ला के पास, जो फोन गोरखपुर के मोहद्दीपुर से ही शायद किसी ने किया था। और ये फोन गोरखपुर से ही किसी ने किया था कि आपके भाई ओम प्रकाश शुक्ला जी, जो गोरखपुर के मोहद्दीपुर में रहते हैं, उनको एक रमाशंकर श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति ने गाली दे दिया है, अभद्र शब्दों का प्रयोग कर दिया है और दोनों लोगों के बीच में काफी झगड़ा बढ़ गया है। और इतना ही सुनना था कि श्री प्रकाश शुक्ला का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और तुरंत उन्होंने फैसला लिया कि लखनऊ से उन्होंने तुरंत कूच किया और गोरखपुर के मोहद्दीपुर पहुंच गए। और जैसे ही ठीक उसी दिन गोरखपुर के मोहद्दीपुर में रमाशंकर श्रीवास्तव को खोजना शुरू किया जाता है और खोजने के बाद पता चलता है कि एक जगह रमाशंकर खड़े हैं और उस जगह पर जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला पहुंचते हैं, न रमाशंकर से ये पूछते हैं कि तुमने क्यों कहा, क्या कहा और क्या मामला हुआ, सीधे ही अपने गाड़ी से AK-47 निकालता है और तड़ातड़ इनके जिस्म में सारी गोलियां एक साथ उतार देता है। और यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला का मन बढ़ जाता है और वो देखते ही देखते जुर्म के दुनिया का इतना बड़ा बेताज बादशाह बनता है कि इसका कोई दूसरा आज तक सानी नहीं पैदा हुआ है। और इसी के साथ उसने गोरखपुर में भी अपना पांव जमाना शुरू कर दिया। और इसी दौरान गोरखपुर यूनिवर्सिटी के एक छात्र नेता रहते हैं जिनका नाम नवीन सिंह होता है और इन्हें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में घुसकर श्री प्रकाश शुक्ला ने गोली मारी। और जिसके बाद से धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला का नाम मीडिया में उछलना शुरू हो जाता है। लेकिन नवीन सिंह की किस्मत अच्छी थी कि वो बच जाते हैं और 29 अप्रैल को नवीन सिंह को मारने के बाद यूनिवर्सिटी के भी एक दूसरे छात्र नेता रहते हैं जो बेहद तेजी से उभर रहे होते हैं, जिनका नाम विवेक सिंह होता है। उनको 24 सितंबर को कंटेनमेंट एरिया में घुस करके गोलियों से भून दिया जाता है। और जिसके बाद पूरे गोरखपुर में जो एक नाम गूंजना शुरू होता है, पूरे पूर्वांचल में जो एक नाम गूंजना शुरू होता है,
वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति का होता है और वो नाम होता है श्री प्रकाश शुक्ला। क्योंकि अभी तक गोरखपुर के सिर्फ 2 ही बेताज बादशाह हुआ करते थे जिनके इशारे पर गोरखपुर के पत्ते हिला करते थे। इस तरीके की खौफनाक वो 2 व्यक्ति होते हैं जिनकी वजह से गोरखपुर में आज तक कोई दूसरा पनप ही नहीं पाता है। उसमें पहला नाम जिनका होता है उनका नाम होता है वीरेंद्र शाही, तो दूसरा नाम जिनका होता है उनका नाम होता है पंडित हरिशंकर तिवारी। और इन 2 लोगों के अलावा गोरखपुर में कोई तीसरा नाम ही नहीं नजर आता था, लेकिन वो नाम जब उभरता है तो श्री प्रकाश शुक्ला के रूप में वो नाम जब बाहर आता है तो सारे लोगों की रूह कांप जाती है कि इन दोनों से बड़ा अगर कोई दिक्कत पैदा हुआ है तो वो है श्री प्रकाश शुक्ला। और इसी नाम के चर्चे के दौरान वो दिन भी आ जाता है जिस दिन का इंतजार सूरजभान को बेहद दिनों से था, तो वहीं श्री प्रकाश शुक्ला को भी बेहद दिनों से था। और वो दिन था 24 अक्टूबर 1996। और 24 अक्टूबर 1996 को सूरजभान अपने पूरे लाव लश्कर के साथ बिहार से गोरखपुर के लिए कूच कर देता है। तो इधर श्री प्रकाश शुक्ला भी पूरी तैयारी करते हैं सूरजभान के लिए और एक होटल में कमरे बुक कर दिए जाते हैं जिसमें श्री प्रकाश शुक्ला, आनंद पांडे, सुधीर जैसे तमाम लोग मौजूद रहते हैं। और पूरे लाव लश्कर के साथ गोरखपुर के इसी पूरे लाव लश्कर के साथ गोरखपुर के इसी होटल में सूरजभान आ जाता है। अब जब सूरजभान की एंट्री होटल में होती है तो वो सबसे पहले इन सारों लोगों के साथ बैठता है और मीटिंग शुरू करता है। और बातचीत के दौरान ही कहा जाता है कि आज जो शराब का टेंडर होगा उसमें शाही नहीं आएंगे, क्योंकि शाही को इतना उम्मीद है कि उनके इस टेंडर में दूसरा कोई हाथ नहीं डालेगा और वो इस वहम को पाले बैठा हुआ है। लेकिन अगर वो आएगा नहीं तो हम लोग उसे कैसे मारेंगे। ये सारी बातें उन दोनों लोगों के बीच चल रही होती है कि तभी इशारों में श्री प्रकाश शुक्ला ने एक मुखबिर को लगा दिया और कहा कि जल्द से जल्द पता करो कि शाही अभी कहाँ है। तो पता चलता है कि शाही जी गोलघर के एक प्रोग्राम में आने वाले हैं। और जैसे ही वो गोलघर के एक प्रोग्राम में आएंगे तो जब यहाँ से वो रेलवे के रास्ते से अपने घर को जाएंगे, वही मौका सही रहेगा शाही को रास्ते से हटाने के लिए। अब ये पूरी जानकारी जैसे ही श्री प्रकाश शुक्ला को मिलती है, वो तुरंत सूरजभान के साथ मिलकर एक खौफनाक प्लान बना देते हैं। और वो प्लान ये रहता है कि जैसे शाही की गाड़ी आएगी उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए जाएंगे। अब ये दोनों लोग तैयार हो जाते हैं और चंद्रलोक लॉज के बगल वाली पार्किंग से 2 गाड़ियां मंगा ली जाती हैं। एक गाड़ी में पूरे लाव लश्कर के साथ सूरजभान बैठता है, तो दूसरी गाड़ी में पूरे लाव लश्कर के साथ श्री प्रकाश शुक्ला बैठते हैं। दोनों गाड़ियों में 2 AK-47 मौजूद रहती हैं और अन्य साथियों के पास अन्य तरीके की बंदूकें मौजूद रहती हैं। लेकिन इसमें जिन बंदूकों का अहम भूमिका निभाया जाना होता है वो थी AK-47। अब AK-47 लेकर ये लोग इंतजार करने लगते हैं कि कब शाही जी का अम्बेस्टर आएगा और हम उस पर वार करेंगे। कि तभी उसी दौरान अचानक से शाही की अम्बेस्टर आते हुए दिखती है। और ये दोनों लोग का प्लान बिल्कुल फिक्स था कि जैसे ही शाही की अम्बेस्टर आएगी उसे ओवरटेक करके उसके बराबर में इन गाड़ियों को लगा करके सीधे AK-47 का मुंह उनकी गाड़ियों पर खोल देना है। और ताबड़तोड़ जब गोलियां चलेंगी तो एक ना एक गोली तो शाही को जरूर लग जाएगी। अब अम्बेस्टर जैसे ही आते दिखती है कि दोनों गाड़ियां सड़क से रेंगना शुरू कर देती हैं और शाही जी की अम्बेस्टर आगे जाती है। पीछे भी 3 गाड़ियों का काफिला रहता है, लेकिन ये दोनों गाड़ियां अपनी स्पीड को बढ़ा लेती हैं और बीच में शाही जी की अम्बेस्टर को लाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही शाही जी की अम्बेस्टर बीच में आने ही वाली रहती है कि एक तरफ यानी दाहिने तरफ श्री प्रकाश शुक्ला की गाड़ी होती है और बाएं तरफ सूरजभान सिंह की गाड़ी होती है। कि तभी सूरजभान सिंह की तरफ से एक उल्टा साइड में एक ट्रक आ जाता है, जिसकी वजह से सूरजभान अपनी गाड़ी को शाही के गाड़ी के पैरेलल में नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इधर श्री प्रकाश शुक्ला ने तो पूरा मन बना लिया था और जैसे ही गाड़ी शाही के गाड़ी के पैरेलल में आती है
वो शीशा नीचे करता है और AK-47 का मुंह सीधे शाही जी की एम्बेसडर पर खोल देता है और ताबड़तोड़ गोलियां AK-47 से चलना शुरू हो जाती हैं और इतनी गोलियां एम्बेसडर पर चलाई जाती हैं कि वो जैसे ही गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती है मानो पूरे इलाके में सन्नाटा फैल जाता है। लेकिन शाही जी का ड्राइवर इतना चालाक होता है कि वो गाड़ी की स्पीड को झट से बढ़ाता है और जब तक इधर ट्रक वाले को सूरजभान की गाड़ी पूरी रोकने की कोशिश करती है कि वो रास्ते से हट जाए, रुक जाए, लेकिन ट्रक वाला नहीं मानता है और मजबूरी में सूरजभान को अपनी गाड़ी का रफ्तार धीरे करके किनारे करना पड़ता है। और उसके बाद जब तक सूरजभान की गाड़ी शाही की गाड़ी को दौड़ाए तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शाही की गाड़ी एक भीड़ भाड़ इलाके में घुस जाती है। और घुसने के बाद ये दोनों गाड़ियां समझ चुकी होती हैं कि अगर भीड़ भाड़ इलाकों में हम लोगों ने घुसा तो जान के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये दोनों गाड़ियां दो अलग अलग रास्तों से अलग अलग जगहों पर चली जाती हैं। और जब ये दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्तों से निकल जाती हैं तो अगले दिन अखबार में जो चौंकाने वाली खबर निकलती है उसे सुनकर पूरा पूर्वांचल दहल उठता है। और वो खबर ये होती है कि आज वीरेंद्र शाही के गाड़ी पर कुछ लोगों ने AK-47 से हमला कर दिया, जिसमें उनके एक कनर की मौत हो जाती है और ड्राइवर के भी हाथों में गोलियां लग जाती है। लेकिन शाही जी ने उसी दौरान एक चालाकी चली और उन्होंने अपनी मूड़ी को सीट के नीचे डाल दिया और पैर और कुल्हे को ऊपर कर दिया, जिसकी वजह से उनके पैरों में भी तमाम गोलियां लग चुकी हैं, जिसके बाद से ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हो चुकी हैं। और इस पूरी घटना में AK-47 का इस्तेमाल किया गया था, जो बेहद खतरनाक था और पहली बार पूरे पूर्वांचल में किसी ने इस तरीके से सड़कों पर AK-47 का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद से पूरे प्रशासन सहित हर जगह एक सन्नाटा पसर जाता है, जिसके बाद पूरे प्रदेश में भय का माहौल हो जाता है। तो और किसी तरीके से इसमें शाही जी की जान बाल बाल बच जाती है। तो दोस्तों, आज की जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम समाप्त करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे की कहानी इतनी खौफनाक होने वाली है जब हम आपको बताएंगे कि आखिर शाही जी को घेर कर कैसे लखनऊ में श्री प्रकाश शुक्ला ने कितने खतरनाक तरीके से रेकी किया और उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा। पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि ये कहानी बेहद खौफनाक होने वाली है। तो आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।